बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका दूसरा लेक्चर जो है आपके सिलेबस में अगर आप देखें तो इसमें जो पहला नेचर स्कोप एंड ओवरव्यू ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, उसमें कुछ पोर्शन जो है इसमें डिमांड, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम उसके ऊपर भी है, और उसके बाद द बेसिस फॉर डिमांड, द मार्केट डिमांड, डिमांड सेंसिटिविटी एनालिसिस, इलास्टिसिटी है, फिर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड विद मैनेजरियल एप्लीकेशन, इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड विद मैनेजरियल एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस है, डिमांड एस्टिमेशन है। तो इसको हम एक लेक्चर में देखेंगे, ये सारा डिमांड का, डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी एनालिसिस। इसमें अगर हम बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है उसमें दो अप्रोचेज आती हैं। एक यूटिलिटी या कार्डिनल अप्रोच है, और दूसरी जो है वो ऑर्डिनल अप्रोच है। तो यूटिलिटी जो है अप्रोच, उसमें यूटिलिटी अप्रोच में डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको देखने चाहिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी क्या है। तो यूटिलिटी जो है, दिस इज़ अ सेटिस्फेक्शन लेवल which a consumer feels when he spends his money income on some goods, and he uses that commodity or goods. This is a mental phenomena which he feels. He may feel either more satisfaction or less satisfaction. Two consumer with the same product, with the same commodity, may feel different utility level. Some other concepts are total utility. It is the sum of all the utilities that a consumer derives from the consumption of a certain amount of a commodity. के जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उनकी जब आप समेशन करते हैं तो आपको टोटल उसका हासिल होता है। और मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है, दैट इज़ मार्जिन यूटिलिटी को वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछता है कि व्हाट इज़ मार्जिन यूटिलिटी, और इसको विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव भी इसको एक्सप्लेन करें। तो असल में दिस इज़ द एडिशन इन टोटल यूटिलिटी व्हेन अ कंज्यूमर use an additional unit of any commodity, या when he uses one more unit of any commodity. तो this change in total utility is called marginal utility. उसके बाद the derivative of total utility with respect to quantity is called marginal utility. यानी अगर आप इसको डेरिवेटिव के टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो mu इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पे आप डेल्टा की जगह डी टी यू ओवर डी एक्स। तो डी टी यू मतलब जो है डेल्टा का मतलब भी वही है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। तो डेरिवेटिव मीन चेंज इन टोटल यूटिलिटी, और डी एक्स यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि आप एक्स में जब चेंज लाएंगे, एक एडिशनल यूनिट जब एक्स का आप लेंगे तो टोटल यूटिलिटी में कुछ चेंज आएगा, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर आप इसको वहाँ पे ग्राफ शेड्यूल में भी अगर आप जाहिर करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि ये देखें, ये क्वांटिटी के यूनिट्स कुछ हैं 1 से लेके 9 तक, और जब पहला यूनिट इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके ऊपर जो टोटल यूटिलिटी है दैट इज़ 8, और जब दूसरा इस्तेमाल किया तो उस पर 14 है। तो इट मीन्स 8 और 14, 8 में कुछ ऐड हुआ है तो जिससे ये वाला 14 हुआ है। तो इसका मतलब है 14 इज़ द समेशन ऑफ 8 एंड 6। तो सेकंड यूनिट जो है उस पर जो यूटिलिटी अटेंड की है कंज्यूमर ने, दैट इज़ 6। तो तीसरा यूनिट जो है उस पर जब जो है 5 यूनिट जब वो यूटिलिटी मिलेगी तो टोटल जो है वो 19 हो जाएगा। तो जो पहले यूनिट से 8 हुई है, फिर 6 हुई है, फिर 5, इस तरह से 4 3 2 1 0 -2, इसको आप मार्जिनल यूटिलिटी कह सकते हैं। यानी टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आ रहा है, जैसे देखें 8 और 14 में जो चेंज है दैट इज़ 6, 14 और 19 में जो चेंज है दैट इज़ 5, और 19 और 23 में जो चेंज है दैट इज़ 4। तो ये आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी है। इसी तरह से इसमें कुछ आप देखें कुछ इसमें जो रिलेशनशिप बन रहा है,
तो वो रिलेशनशिप जो है वो दिखा रहा है कि जब तक जो है मार्जिन यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ रही है, और जब मार्जिन यूटिलिटी ज़ीरो है तो टोटल यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। और जब मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव है तो उसमें कोई टोटल यूटिलिटी में कमी आई है, 29 से ये 27 हो गया है। तो इस तरह से आप इसको कॉन्सेप्ट देखने चाहिए। उसके बाद इसके ग्राफ आप बनाएंगे और उन तीन रिलेशन को, चार रिलेशन को आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे MU जो है वो ज़ीरो है और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, और उसके बाद ये पॉजिटिव हिस्सा है, और यहाँ पे ये इंक्रीजिंग इसका हिस्सा है टोटल यूटिलिटी का। उसके बाद जब ये ज़ीरो से नेगेटिव होता है तो ये डिक्रीज़ कर जाता है। तो आपको डायग्राम में भी वो तीन रिलेशनशिप नज़र आएंगे। पॉइंट ऑफ सेचुरेशन क्या है? दिस इज़ पॉइंट ऑफ सेचुरेशन व्हेन a consumer uses one additional unit of any commodity, there is no change in total utility, that is the saturation point. तो MU जब ज़ीरो होता है तो उसको आप कहते हैं saturation point. द लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ये आपने पढ़ा हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। और उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि ये जो थ्योरी है यूटिलिटी अप्रोच की, ये वन कमोडिटी थ्योरी है। अब है टू कमोडिटी थ्योरी। तो टू कमोडिटी थ्योरी में जो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी पढ़ सकते हैं आप। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम देख रहे हैं, दैट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इसमें आप देखें कुछ अजम्पशंस हैं इसके, जैसे रेशनलिटी कि कंज्यूमर इज़ रेशनल, और ऑर्डिनलिटी। इसमें ये है कंज्यूमर जो है वो ऑर्डरिंग कर सकता है, यानी वो तरतीब दे सकता है कि कौन सा यूनिट जो है, कौन सा कम्बिनेशन, चूँकि ये वाली जो थ्योरी है ये टू गुड्स की थ्योरी है, तो इस वजह से वो ऑर्डरिंग करेगा कि कौन सा कम्बिनेशन जो है वो बेहतर है, उसमें यूटिलिटी ज़्यादा है, किस कम्बिनेशन में कम है। इसमें एक और अजम्पशन जो है वो है डाइमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ डाइमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आप कह सकते हैं कि जी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अप्रोच है उसमें, जब वो एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स जो है उसको वो लेता है, ये अगर आप इसका टेबल देखेंगे, ये देखें यहाँ से आप MRS डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब वो एक और यूनिट जो है 1 से 2 पे जाता है तो वो कुछ सेक्रीफाई करता है यूनिट जो है y के, 16 से 11 पे चला जाता है, 5 यूनिट जो है वो y के सेक्रीफाई कर रहा है। और यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है 1x 5x एंड 1x 5y 1x, और 5y जो है वो सेक्रीफाई किए जा रहे हैं एक x के लिए। इसका फार्मूला जो है वो होता है MRX, XY इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यानी चेंज इन y बिकॉज ऑफ चेंज इन x। x में आप चेंज कर रहे हैं 1 का चेंज कर रहे हैं, और y में आप चेंज जो है ना वो, यानी 11 से 16, 11 माइनस 16, तो आपका -5 कर रहे हैं, यानी 1 आप ये जब ऐड कर रहे हैं तो इधर से -5 कर रहे हैं। जब आप 2 से 3 पे जाएंगे तो 7 माइनस 11, तो -4 जो है आप -4 जो y के यूनिट्स हैं वो सेक्रीफाई होंगे। इस तरह से 3 से 4 पे जाएंगे तो 4 7 यानी -3, और इसी तरह से -2 और -1। अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं वापस जी। MRS is defined as the amount of good Y the consumer is willing to give up to consume an additional unit of good X, यानी X का एक मज़ीद यूनिट अगर उसने कंज्यूम करना है तो उसको जो है Y के यूनिट जो है उसको गिव अप करने पड़ेंगे, while leaving total utility unchanged, लेकिन इसमें जो है टोटल यूटिलिटी चेंज नहीं होएगी। तो अब जब आप हर जो है दिस इज़ MRS, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट अजम्पशन इज़ दैट MRS ऑफ एक्स प्रोवाइड डिक्रीजेज विद ग्रेटर क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स एक्स। आपने देखा तो ग्राफ में टेबल में देखा
कि जो जो एक्स की कमोडिटी बढ़ा रहा है तो वाई की जो है कमोडिटी वो पहले से कम गिव अप कर रहा है, बिकॉज मार्जिनल वैल्यूएशन जो दे रहा है वो गुड्स एक्स को वो पहले से कम दे रहा है। यानी जो जो वो वैल्यूएट जो जो वो एक्स की क्वांटिटी उसके बाद ज़्यादा आती जा रही है तो वो वैल्यू कम देता है एक्स को। यानी जैसे कोई चीज़ ज़्यादा होती है आपके पास तो उसको आप कम अहमियत देते हैं, कम वैल्यू देते हैं। इसी तरह से यहाँ भी वो ये कर रहा है कि जब उसके पास एक्स का 1 यूनिट था तो उसके लिए वो वाई के 5 सेक्रीफाई करने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसके पास एक्स के यूनिट बढ़ते जा रहे हैं तो वो उसके लिए जो सेक्रीफाई कर रहा है वाई के यूनिट्स वो कम कर रहा है। अब ये कम होना, दिस इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी तबादले की शरह क्या है, तबादले का रेट क्या है एक्स और वाई में, चूँकि वो गिरता जा रहा है इसलिए वो उसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। दिस इज़ आल्सो एन assumption. Consistency of choice. Consumer is consistent in his choice. It means that if good X is preferred over good Y in one period, then consumer will not prefer Y over X in another time period. यानी अगर वो X is greater than Y है तो हमेशा वो X को प्रेफर करेगा और Y को कभी X को प्रेफर नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद देखें transitivity of choice. Consumer choices are characterized by the property of transitivity. If good X is preferred to good Y and good Y is preferred to good Z, then good X is preferred to good Z or X is greater than Z. तो जब X is greater than Y है यानी X को आप Y पे प्रेफर करते हैं और Y को Z पे प्रेफर करते हैं, इसका मतलब Y Z से भी कम है, तो देन डेफिनेटली जो है X जो है मस्ट बी ग्रेटर देन Z और X विल बी प्रेफर्ड ओवर Z. Monotonic preferences. A consumer preferences are monotonic if and only if between any two bundles the consumer prefers the bundle which has more of at least one of the good and no less of the other good as compared to the other bundle. इसमें यह है कि अगर किसी बंडल में जो है एक चीज़ के ज़्यादा यूनिट हों जबकि दूसरे के पहले जितने ही हों तो फिर वो उस बंडल को ज़ाहिर अहमियत देगा जिसमें जो कम्बिनेशन है वो उसमें ज़्यादा यूनिट्स पाए जा रहे हैं। जैसे अ कंज्यूमर विल मोनोटोनिक प्रेफरेंस विल प्रेफर द बंडल 2-3 टू बंडल 2-2। अब देखें इसमें y जो है वो 3 है और y यहाँ पे 2 है, सो ही विल प्रेफर फर्स्ट कम्बिनेशन 2 and 3 एंड 1 and 3 एंड 1 and 2 बंडल। तो अगर इन दोनों बंडल की हम बात करें या इन सब बंडल की बात करें तो 2-3 इज प्रेफरेबल। अ कंज्यूमर विद मोनोटोनिक प्रेफरेंस विल प्रेफर द बंडल 2-1 2-1 एंड 1-2 बंडल्स। तो 2-2 जो बंडल है वो सारे बाकी बंडल्स के ऊपर उसकी प्रेफरेंसेस होएगी। दस monotonicity of preferences implies that figure 2.4.m represent a bundle which is preferred to the bundle on the indifference curve. इसको देख लेते हैं, आगे चलते हैं जी। What is the indifference curve? An indifference curve shows different combination of two goods that yield the same level of utility or satisfaction to the consumer. तो ये हम पढ़ा हुआ है हमने कि जी अगर हम इसके ये वाले जो हैं कॉम्बिनेशन इसको हम ग्राफ में शो करते हैं, जबकि एक्स एक्सिस जो हैं वो जबकि एक्स एक्सिस पे उसने कमोडिटी एक्स रखा हुआ है, वाई एक्सिस पे उसने कमोडिटी वाई है। अगर आप इन नंबर्स को जो है शो करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये वाला इंडिफरेंस का बनेगा। और दिस इज़ द मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, दिस इज़ दैट दिस एम इज़ द बंडल विच इज़ प्रेफर्ड बाय ओवरऑल द बंडल्स अंडर दिस ऑन दिस इंडिफरेंस कर्व। तो दिस इज आल्सो पॉइंट ऑफ ब्लिस। अच्छा, इसमें जो है ये कोई भी कम्बिनेशन होगा तो उसमें ज़ाहिर है वो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसको। आगे जो है इंडिफरेंस मैप है। इंडिफरेंस मैप जो है चूँकि ये यूटिलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, तो आप देखें अगर यहाँ से आप एक रे जो है वो ड्रा करते हैं ओ ए, तो यहाँ से ओरिजिन से तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है लेट x1 y1 और x2 y2, इस तरह से यहाँ पे x3 होगा और y3
और x4 और y4। तो जो सबसे ऊपर है I4 है, वहाँ पे जो है x और y के जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा होंगे और I1 के ऊपर कम होंगे। सो I4 विल बी प्रेफरेबल, क्योंकि वहाँ पे यूटिलिटी ज़्यादा है। यूटिलिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे x और y की जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो इंडिफरेंस मैप जो है ये कंप्लीट पिक्चर देता है। इट गिव्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर टू गुड्स। तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस आपको मिलती हैं, I4 इज़ प्रेफरेबल देन I3, I2 एंड I1, एंड I3 इज़ प्रेफरेबल over I2 and I1. I2 is preferable to I1. लेकिन ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ पे डिफरेंट कम्बिनेशन जो हैं वो जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं है। इन कम्बिनेशन के दरमियान कोई प्रेफरेंसेस नहीं है। लेकिन IC मैप में इसलिए प्रेफरेंसेस है कि ये I4 है, इसमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है और I3 में उससे कम है, I2 पे जो है I3 से भी कम है और I1 में I2 से भी कम है। तो इसलिए जो है I4 इज़ प्रेफरेबल, और यहाँ भी मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस जो है ना वो शो होंगी। प्रॉपर्टीज़ इसकी जो है डाउनवर्ड साइन, स्लोपिंग टू द राइट, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आता है, और उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर आप x को इंक्रीज़ करते हैं। जब आप x को इंक्रीज़ करते हैं तो ये A पॉइंट से B पे आता है, और आप जब 2 से 3 पे जाते हैं तो B से C पे चला आता है, यानी आप 11 से जो है वो 7 पे आ जाते हैं। और इस तरह से जब आप जो आप आगे जाएंगे x कमोडिटी के ऊपर, तो आप y गिव अप करते जा रहे हैं, लिहाजा ये जो है ऊपर से लेफ़्ट से राइट नीचे की तरफ आता है। और ये देखें, उसके बाद ये मुड़ जाता है ओरिजिन की तरफ से। तो ये इसका कन्वेक्स हो जाना जो है ओरिजिन की तरफ, ये इसलिए है कि चूँकि जो यूनिट वो गिव अप कर रहा है वो पहले से कम करता जा रहा है, यानी डैमिनिशिंग MRS जो अजम्पशन है उसकी वजह से जो है ये वाला जो IC है ये कन्वेक्स टू ओरिजिन है। आया उसके बाद इसको आप डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि दैट इज स्लोप ऑफ एन IC चेंज इन y ओवर चेंज इन x, या जो है when consume the number of units of y which a consumer is going to give up to have an additional unit of x. This is also another definition of MRS। तो बहुत आसान सी definition है इसकी। और उसके बाद देखें two curves do not intersect each other। तो अब देखें जो है ऊपर वाला IC मैप में हमने पढ़ा है कि ऊपर वाला जो IC है वो ज़्यादा जो है यूटिलिटी को शो करता है, और नीचे वाला जो है ना वो कम यूटिलिटी को शो करता है। तो यहाँ पे देखें I2 ऊपर है और I3 नीचे है, या I1 नीचे है, तो I2 इज़ प्रेफरेबल। और इधर आप देखें यहाँ पे I1 इज़ प्रेफरेबल, और ये वाला जो है ये प्रेफरेबल नहीं है, ये नीचे है। तो यहाँ आप कह रहे हैं I2 इज़ ग्रेटर देन I1, यहाँ आप कह रहे हैं I1 इज़ ग्रेटर देन I2, और B पॉइंट के ऊपर I1 इज़ इक्वल टू I2। तो देयर इज नो कंसिस्टेंसी जो है इन कंज्यूमर। और हमने चूंकि अजम्पशन में पढ़ा है कि कंज्यूमर जो है ना कंसिस्टेंसी अपनी चॉइस में दिखाता है। इफ़ I2 इज़ प्रेफरेबल ओवर I1 तो हमेशा वो I2 को प्रेफर करेगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये भी नामुमकिन है, ये भी ऐसे नहीं हो सकता। अ हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ हायर लेवल सेटिस्फेक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे है बजट लाइन और इनकम लाइन। तो बजट, व्हाट इज़ बजट लाइन? दिस इज़ बजट लाइन इक्वेशन। PX यानी x की प्राइस, और x यूनिट यानी x पे आप कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, प्लस PY y की प्राइस, और y कमोडिटी, और यानी y पे एक्सपेंडिचर, और दोनों एक्सपेंडिचर को जमा करें तो आपकी टोटल इनकम अगर बराबर हो जाता है तो दैट इज़ वेल सेटिस्फाइड, दैट विल सेटिस्फाइड कंज्यूमर, कि ना तो उसकी इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो अ बजट लाइन इज़ अ लाइन विच शोज ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी आप x और y के कम्बिनेशन खरीदेंगे, क्योंकि उसकी प्राइस फिक्स होएगी, आपको दी गई होगी। प्राइस ऑफ x गिवन होएगी, प्राइस ऑफ y गिवन होएगा, m गिवन होएगा। तो x और y जो हैं वो आपको उनमें आप कम्बिनेशन चेंज करके देखेंगे
कि कौन कौन से कम्बिनेशन आप ले सकते हैं, कंज्यूमर कौन से कम्बिनेशन परचेज कर सकता है। A budget line is a line which shows all possible combinations of two goods that a consumer can buy with his given income and prices of all the commodities. This is an example कि यहाँ पे एक चीज़ के जो है this will give you the intercept of x, the m over px. अब मनी इनकम उसने 200 ली है और प्राइस ऑफ x 40 है, तो 5 आपके पास जो है ना x इंटरसेप्ट आएगा, यानी x एक्सिस पे जहाँ पे बजट लाइन में कट करेगी वो पॉइंट होगा 5, और 200 ओवर 20, अगर पी वाई आप 20 लेते हैं तो 10 विल बी द वाई इंटरसेप्ट। तो अब देखें ये दिस इज़ 10, अगर आप 10 से स्टार्ट करते हैं तो आप बजट लाइन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, देखें यहाँ पे 10 आप पुट करते हैं y की जगह पे 10 और इसकी प्राइस है 20, तो 200 तो इस पे खर्च हो गए हैं और आपकी इनकम है 200, तो आपको ये वाला जो हिस्सा है इस पे आपको x आपको 0 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप 9 करते हैं तो उसके बाद आप x की भी कुछ अमाउंट खरीद सकते हैं। देखें जी, अब 10 जो है आपने y के लिए हैं और 8 जो हैं जब आप y के यूनिट लेंगे तो 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 रुपये बनेंगे। 20 पी वाई तो 40 रुपये का एक एक्स आपके पास आ जाएगा, तो आपके पूरे 200 हो जाएंगे। ये सारे कम्बिनेशन 200 के ऊपर लेट आप 2 लेते हैं ये वाले, तो 20 रुपये की ये 40 रुपये इस पर खर्च हो गए और 60 रुपये जो हैं इसकी 40 रुपये इसकी प्राइस है, तो 40 जो का 160 और 40 200 रुपये पूरे हो जाएंगे। तो हर कम्बिनेशन 200 के अंदर अंदर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें बजट सेट। अब जो है दिस इज़ बजट लाइन, उसके बाद स्लोप ऑफ बजट लाइन दैट इज़ पी एक्स ओवर पी वाई, स्लोप ऑफ बजट लाइन दैट इज़ पी एक्स ओवर पी वाई, और उसके बाद जनाब आपके पास है स्लोप ऑफ बजट लाइन measures the amount of change in good y required per unit change in good x along the budget line. Slope of budget line is also called marginal rate of exchange. Marginal rate of exchange यानी आप किस तरह से तबादला कर सकते हैं। द एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल टू पी एक्स और पी वाई, इसको आप जहन में बिठाएं और इसको आप वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट के तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम आगे चलते हैं, अब इसकी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट भी करती है और बजट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पे किसी एक्सिस पे मूव भी करती है, रोटेट करती है। तो शिफ्ट इन बजट लाइन कब होगा, अब देखें अगर प्राइस ऑफ एक्स जो है और प्राइस ऑफ वाई जो है वो सेम रहती हैं, और इनकम जो है वो चेंज हो जाती है, तो आपका इंटरसेप्ट दोनों चेंज हो जाएंगे। जैसे ऊपर था कि 200 ओवर 20 और 200 ओवर 40, तो जब 400 ऊपर कर देंगे कि 400 बटा 40 और 400 बटा 20, तो देन डेफिनेटली जो है इंटरसेप्ट चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि चेंज इन इनकम जो है उसकी वजह से अगर इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन दाएं तरफ जाएगी, यानी इंटरसेप्ट इसका चेंज होगा, तो दोनों इंटरसेप्ट P1 और L1 इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा। और अगर आप इनकम को कम करेंगे तो आपका जो LP से जो है आप P2 और L2 के ऊपर आपके इंटरसेप्ट आ जाएंगे। दोनों इंटरसेप्ट को आप मिलाएंगे तो आपके पास बजट लाइन आ जाएगी। चेंज इन प्राइस, अब एक और शिफ्ट करने की है कि अगर जो है आप एक्स एक्सिस की चीज़ को प्राइस कम करते हैं तो आप इसको ज़्यादा परचेज कर सकते हैं, इसलिए जो है ना ये वाली राइट को रोटेट करेगी। अगर आप इस एक्स चीज़ की प्राइस को ज़्यादा करते हैं तो आप इसको पहले से कम खरीद सकते हैं, यानी अब आपके पास इंटरसेप्ट जो वो पीछे आ जाएगा m ओवर पी एक्स। तो जब आप डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो जाहिर आपकी जो है ना इंटरसेप्ट वो पीछे आ जाएगा। इसी तरह से आप y में भी चेंज कर सकते हैं, y की प्राइस बढ़ाएंगे तो आप P2 पे आ जाएंगे, y की प्राइस कम करेंगे तो आप P1 पे आ जाएंगे जी। अगर जो है साइमल्टेनियस चेंज आए, यानी बजट लाइन शिफ्ट दो तरीके से कर सकती है, एक इनकम के तरीके से, और अगर दोनों चीज़ की प्राइसेस चेंज होएं तो बजट लाइन शिफ्ट करती है। अगर एक चीज़ की प्राइस चेंज होती है तो बजट लाइन का एक इंटरसेप्ट जो वो चेंज होता है, जिसको आपने कहा कि जो रोटेशन होती है।
अच्छा, अगर दोनों चीज़ की प्राइसेस कम हो जाएं तो बजट लाइन राइट वर्ड जाएगी, क्योंकि दोनों चीज़ें आप ज़्यादा खरीद सकते हैं, ठीक है। यानी एम ओवर पी एक्स और एम ओवर पी वाई जो है इंटरसेप्ट जो है आगे शिफ्ट हो जाएंगे और बजट लाइन जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट होएगी। और अगर जो है आप प्राइसेस को जो है वो ज़्यादा करते हैं दोनों प्राइसेस को साइमल्टेनियसली, तो इंटरसेप्ट जो है वो पीछे आ जाएंगे और आपकी जो है वो प्राइसेस जो है आपकी जो बजट लाइन है वो पीछे शिफ्ट हो जाएगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आर ऑप्टिमल चॉइस। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होएगा, तो इसके लिए कंडीशन है, दो कंडीशन है इसमें। पहली कंडीशन ये है कि एम आर एस यानी स्लोप ऑफ एन आई सी विल बी इक्वल स्लोप ऑफ बजट लाइन, और उसके बाद आपका जो है जो आई सी है मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजिन आर डायमिनिशिंग एम आर एस। एम आर एस अगर डायमिनिशिंग नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, आपको एक नेगेटिवली स्लोप और कन्वेक्स जो है आपको आई सी नहीं मिलेगा। इसलिए बजट लाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट मस्ट लाई ऑन द बजट लाइन एंड मस्ट गिव द मोस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और फर्स्ट कंडीशन जो है इज नेसेसरी बट इट इज़ नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। डायमिनिशिंग एम आर एस इज अ सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, इट इज़ नोन एज स्टेबिलिटी कंडीशन। तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए। दिस इज़ ये वाली जो आपके पास डायग्राम है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए है, और ई इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, और ये दैट पॉइंट ऑन बजट लाइन वेयर budget line is tangent to NIC and where the slope of budget line that is px per py is equal to the slope of NIC that is MRS, और उसके बाद आप देखेंगे IC जो है वो कन्वेक्स भी है। अब एक सवाल ज़हन में आता है कि R के ऊपर भी ये बराबर हैं, लेकिन R के ऊपर बराबर तो हैं, लेकिन आप देखें कि ये जो IC है दैट इज़ मोर स्टीपर देन बजट लाइन, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो IC का इज़ ग्रेटर देन बजट लाइन, और यहाँ पे देखें ये बहुत फ्लैटर हो जाती है, तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ I1 इज़ लेस देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। सो R and F, 2 points R and F are not the equilibrium point because they do not meet the conditions of consumer equilibrium. These are disequilibrium situation. अच्छा, उसके बाद ये है यूटिलिटी अप्रोच कंपैरिजन, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। कंपैरिजन पता होना चाहिए, क्या कंपैरिजन आपका फ़र्क क्या है, आपने ये वाली थ्योरी पढ़ी है और वो वाली में व्हाट इज़ द डिफरेंस। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, define margin utility, define diminishing margin utility, margin rate of substitution, indifference curve, budget line, budget set, consumer equilibrium, consumer optimum condition for utility approach in case of one good। और ये सिंपल जो डेफिनेशन है ये ज़रूर करें क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, तो आपका जो है वो जी। Now the demand, what is demand? Quantity demand refers to the particular quantity which buyers are willing and able to buy at a given price during a given period of time। तो एक तो है एबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा विलिंग आपकी होनी चाहिए, और ये एट अ पर्टिकुलर टाइम जो है ना, गिवन टाइम, गिवन प्राइसेस, ये चार इसमें जो है वो वर्ड जो है आप डेफिनेशन में आने चाहिए। इसमें एक है बायर्स इज़ विलिंग, बायर्स इज़ एबल टू परचेज, और गिवन प्राइस एंड ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद आगे है व्हाट इज़ डिमांड। ऑलवेज मीन्स इफेक्टिव डिमांड, दैट इज डिमांड फॉर कमोडिटी और द डिज़ायर टू ओन अ कमोडिटी शुड ऑलवेज बी बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। तो इफेक्टिव डिमांड जो है ना वो होनी चाहिए, और ऑलवेज डिमांड इज़ अ फ्लो कंसेप्ट।
Demand means demand for final consumer goods. Demand is desired quantity. It shows consumers wish and need to buy the commodity. जी demand function. It shows the functional relationship demand for commodity and its determinants. ये कुछ determinants हैं जो demand determine करते हैं. जैसे demand for commodity X, price of commodity X, price of related goods, PZ. यानी जो डिमांड एक्स की है वो अपनी चीज़ के ऊपर प्राइस जो है ना वो डिपेंड कर रही है, और बाकी जो सारे हैं वो उनको वो पैरामीटर्स ले लेता है बाद में. लेकिन ये हैं क्या, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है. इनकम ऑफ अ कंज्यूमर पे भी ज़ाहिर डिमांड डिपेंड करती है. आपके टेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस कंज्यूमर की क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करती है डिमांड. लेकिन ये सारी चीज़ें PZ से लेके YD तक सारी जो हैं इसको वो कांस्टेंट अज्यूम करता है, और D इज़ द फंक्शन ऑफ P, और इसको जो है वो लॉ ऑफ डिमांड में भी वो बयान करेगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ गुड. चूँकि आपने आपके सिलेबस में इंडिविजुअल डिमांड की बात भी है और मार्केट डिमांड की बात भी है, तो जो है इसमें जो है आप देखें कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी यानी अपनी प्राइस जो है, देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ यानी अगर किसी चीज़ की प्राइस क्वांटिटी ऑफ एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ PX, यानी प्राइस ऑफ एक्स अगर बढ़ती है तो उसकी जो डिमांड है एक्स की वो कम होएगी, और प्राइस कम होने से डिमांड ज़्यादा होएगी, तो इनवर्स रिलेशनशिप होगा. उसके बाद प्राइस ऑफ अदर गुड्स विच इज़ कॉल्ड क्रॉस प्राइस डिमांड. DX इज़ फंक्शन ऑफ PZ, क्रॉस प्राइस डिमांड. अब क्रॉस प्राइस डिमांड से मुराद ये है कि प्राइस किसी और चीज़ की है और डिमांड किसी और चीज़ की है. इसमें दो चीज़ें फिर आनी हैं. एक है कि X अगर जो है ये Z और X अगर जो हैं वो कम्प्लीमेंट्स हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, तो फिर जो है फिर जो है इनका नेगेटिव रिलेशनशिप बनेगा, और अगर ये जो है सब्स्टिट्यूट्स हैं तो फिर इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप बनेगा. अब कम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो इकट्ठे ही तलब की जाती हैं, और सब्स्टिट्यूशन गुड्स जो होती हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं. अच्छा, अब जो है वो हमने कर लिया कि जी क्रॉस और कम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूशन गुड्स. उसके बाद जो है द डिमांड फॉर गुड्स मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू अ चेंज इज प्राइस ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री गुड्स. आज आगे है इनकम ऑफ द कंज्यूमर. तो डिमांड ज़ाहिर इनकम पे भी डिपेंड करती है. इनकम अगर बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है. ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये जो आपको पढ़ना चाहिए कि आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है. या इफ़ एक्स इज़ अ नॉर्मल गुड, लेकिन इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि चीज़ आपकी नॉर्मल है. और अगर इनकम बढ़ने से आपकी डिमांड किसी चीज़ की कम हो जाती है तो इसका मतलब है वो नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो इन्फीरियर चीज़ है. इफ़ एक्स इज़ अ नॉर्मल गुड देन विद एन इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर बायज मोर ऑफ द गुड्स हुज डिमांड राइजेज व्हेन इनकम राइजेज आर कॉल्ड नॉर्मल गुड्स. आप ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं नॉर्मल गुड्स की, कि ऐसी गुड्स जो हैं जिनकी जिनकी डिमांड बढ़ती है, जब इनकम बढ़ती है तो उनको हम कह सकते हैं दीज आर नॉर्मल गुड्स. फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ्स हैं, बुक्स हैं. उसके बाद आगे चलते हैं. इफ़ एक्स इज़ एन इन्फीरियर गुड then increase in income cause its demand to decrease. This is because as income rises, purchasing power rises and consumer substitutes more superior goods for inferior goods. Goods whose demand falls when income rises are called inferior goods. तो जो हैं this is graphical representation. Normal goods, this is price of x, this is q of x. और अगर बजट लाइन जो है आगे चलती है तो इसका मतलब है आपकी इनकम बढ़ी है, और प्राइस तो चेंज नहीं हुई, आपकी इनकम बढ़ी है, और इनकम बढ़ने से आपकी चीज़ की डिमांड जो है वो शिफ्ट हुई, आगे डिमांड शिफ्ट हुई है. और यहाँ पे डिमांड जो है वो पीछे आ रही है. इसका मतलब है जी आपकी इनकम तो बढ़ी है, लेकिन चूँकि चीज़ इन्फीरियर थी इस वजह से उसकी डिमांड डिक्रीज़ हुई है. उसके बाद आ गया कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. ज़ाहिर है
अगर टेस्ट आपका है किसी चीज़ के बारे में तो आप उसकी डिमांड बढ़ाएंगे। अगर टेस्ट कम हो जाता है, आप उसको पसंद नहीं करते, प्रेफर नहीं करते, तो डिमांड लाइन पीछे शिफ्ट करती है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ बायर्स, लेट अगर वो फ्यूचर में देख रहे हैं कि इसकी जो है इस चीज़ की जो शॉर्टेज है या इस चीज़ की प्राइस जो है वो कुछ चेंज हो जाएगी, तो उससे हिसाब से भी डिमांड उसकी शिफ्ट आगे कर सकती है। और अगर उनको ये हो कि फ्यूचर में जो है ये वाली चीज़ जो है इसकी प्राइस जो है वो गिर सकती है, तो वो उसकी डिमांड कम भी कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय द कंज्यूमर दैट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल राइज इन द फ्यूचर, तो अगर उसकी प्राइस का राइज करने का अंदेशा है तो फिर डिमांड डी से D2 हो जाएगी, और अगर प्राइस गिरने का अंदेशा है तो फिर वो पोस्टपोन करेगा अपनी डिमांड को और D1 जो है उसकी डिमांड होएगी। दिस इज़ लॉ ऑफ डिमांड। मेरा ख्याल है इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद करेंगे। assumptions of law of demand, the demand schedule and the demand curve. This is demand schedule, this is the demand curve. These are important points. Reasons behind downward slopes of the demand curve, कि demand curve जो है why it is negatively sloped, कि प्राइस कम होने से क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा क्यों होती है, उसकी वजूहत क्या हैं। सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज वाज formulated by Marshall, and it states that as the consumer has more and more of a good, its margin utility to him goes on declining. A consumer is not interested in buying more units of the same commodity at the same price. Instead, he is ready to pay a price equal to his margin utility, and margin utility goes on diminishing. In other words, consumer is willing to pay a lesser price for more units of a good. This implies that demand curve is downward sloping. तो बहुत जो है अच्छी एक्सप्लेनेशन है कि जब आप ये वाली चीज़ 3 यूनिट आप ख़रीद रहे थे 50 रुपये के ऊपर, अब आप 4 यूनिट जो हैं वो 50 के ऊपर नहीं ख़रीदेंगे। क्यों? जब ये चीज़ ज़्यादा आप खरीदेंगे तो इसकी मार्जिन यूटिलिटी कम हो जाएगी। ये हमने पढ़ा हुआ है डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। अच्छा, जब मार्जिन यूटिलिटी कम होएगी तो आपको कम प्राइस के साथ, क्योंकि आप प्राइस को मार्जिन यूटिलिटी के इक्वल करते हो, कंज्यूमर जो है प्राइस को मार्जिन यूटिलिटी के इक्वल करता है, इसलिए जो 4 को वो 50 पे नहीं परचेज़ करेगा, 5 को वो 40 पे परचेज़ नहीं करेगा बल्कि 30 पे, और 6 को वो 30 पे नहीं करेगा बल्कि 20 के ऊपर करेगा। तो पहली वजह जो है इसके डाउनवर्ड होने की, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब यहाँ ज़ाहिर है एक चीज़ सस्ती हो रही है, और देखिए एक चीज़ सस्ती हो रही है 50 से 40, 30, 20, तो आप उसकी खरीदारी बढ़ाएंगे। दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन, कि आप किसी और चीज़ के साथ उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। इनकम फैक्ट, अब प्राइस कम होने से इनकम भी बढ़ती है, तो जब इनकम बढ़ती है तो इसलिए भी आप उस चीज़ को ज़्यादा ख़रीदते हैं। लास्ट वन कि न्यू कंज्यूमर क्रिएटिंग डिमांड। बाज़ लोग अफोर्ड नहीं कर रहे होते हो हाई प्राइस, फ़र्ज़ के जब 50 रुपये प्राइस है तो कुछ डिमांड उसको वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेट 50 पे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जब कीमत 40 या 30 या 20 होती है तो उसको वो ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो न्यू जो एंट्रेंट्स ऑफ न्यू बायर्स इन द मार्केट, न्यू कंज्यूमर्स क्रिएटिंग डिमांड, तो और कंज्यूमर भी। तो 4 इसकी वजूहत हैं कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि वाई डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो आपने उसकी 4 रीज़न बतानी है। नंबर 1 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम फैक्ट एंड न्यू कंज्यूमर। अब आगे है फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड टू मार्केट डिमांड। दिस इज सिंपली अ कंपैरिजन। इंडिविजुअल डिमांड जो है प्राइस ऑफ द गुड उस पर डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ अदर गुड के ऊपर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बायर्स। अब जब मार्केट डिमांड की हम बात करते हैं तो प्राइस ऑफ द गुड, ठीक, प्राइस ऑफ अदर गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ द बायर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर द मार्केट। अब ज़ाहिर है ये इंडिविजुअल तो एक बायर की डिमांड है, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ कंज्यूमर द मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एज एंड सेक्स, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर किसी मुल्क में अगर उसकी पॉपुलेशन जो है वो यंग है, जवान लोग हैं ज़्यादा उसके अंदर,
यूथ है तो वो डिमांड ज़्यादा करेगी, अगर जैसे पाकिस्तान की मिसाल है, और अगर एजड लोग हैं तो ज़ाहिर वो डिमांड कम करेंगे। तो मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड में फ़र्क ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड में एक बायर की हम बात करते हैं, एक कंज्यूमर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ़ कंज्यूमर होता है। और यहाँ पे चूँकि उसी एक ही होता है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात नहीं करते, और यहाँ पे चूँकि एक ही होता है तो इसलिए हम एज एंड सेक्स कंपोजिशन की बात भी नहीं करते। जी, उसके बाद जो है हाउ टू गेट जो है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इसमें यह है कि लेट देयर आर टू बायर्स इन द मार्केट, प्राइस जो है 2-4, तो आप 2 के ऊपर 4 जो है ना वो ए बायर ख़रीद रहा है और 5 जो है बी ख़रीद रहा है, तो आप दोनों को जब सम लेंगे हॉरिजॉन्टल समेशन करेंगे 5 and 4, तो दैट इज़ 9 QA प्लस QB। जब प्राइस ज़्यादा हुई तो अब ये कम डिमांड करेगा 3, और ये अब 5 से कम करेगा तो 4, अब 4 और 3 को प्लस करेंगे 7, प्राइस और कम करेंगे तो 2 and 3 5, प्राइस और ज़्यादा कर रहे हैं प्राइस, तो आपकी डिमांड ए की कम होती जाएगी और बी की डिमांड भी कम होती जाएगी और मार्केट डिमांड भी कम होती जाएगी। तो आपने यहाँ पे कैसे बनाया है इंडिविजुअल डिमांड, ये इंडिविजुअल है ए, ये एक इंडिविजुअल बी है, और इन दोनों की डिमांड को हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं तो आपके पास जो है ना वो मार्केट डिमांड आती है। अब दिस इज डिमांड का फॉर इंडिविजुअल ए। अगर आप अलग-अलग जो है प्राइस, और ये प्राइस है और ए, ये डिमांड फॉर ए शो करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड लाइन बनेगी ए की, ए कंज्यूमर की, और फिर प्राइस और ये बी की आप डिमांड को शो करेंगे तो ये आपके पास बी इंडिविजुअल जो है उसकी डिमांड लाइन बनेगी। और अगर आप प्राइस और मार्केट डिमांड का शेड्यूल बनाएंगे तो आपके पास ये जो है ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास ये थर्ड वाला ग्राफ जो है मार्केट डिमांड का ये आपको मिलेगा। और आप देखें ज़रा यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा फ्लैटर है और ये बता रहा है, ये थोड़ा सा शो कर रहा है कि देयर इज़ हॉरिजॉन्टल समेशन। देखें आप 8 के ऊपर जो है ये 1 है और ये है 2, और 2 और 1 को यहाँ पे देखें ऐड करके दिस इज़ 3। उसके बाद प्राइस कम हुई 6 है तो ये दिस इज़ 2 and 3, तो ये 5 यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं इनको, तो आपको इस तरह के डिमांड शो हो जाएगी। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड ऑफ डिमांड का, दिस इज मूवमेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अच्छा, इसमें जो है आपको दो चीज़ें मिलेंगी। चेंज इन डिमांड आप में दो तरह की होएगी आपको, एक तो आपके पास होएगा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और उसके बाद जो हैगा इंक्रीज और डिक्रीज। जी, और दिस इज जो है मूवमेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। A movement along the demand curve is caused by a change in the price of the good, other things remaining constant. It is also called change in quantity demand of the commodity. अब इसमें जो है movement along a demand curve can bring about expansion of demand और contraction। ये दो इसके चेंज के जो हैं वो हिस्से हैं, एक है एक्सटेंशन कंट्रैक्शन और एक है इंक्रीज डिक्रीज। अब व्हाट इज़ एक्सटेंशन, कि जब आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा तो आपने कहा कि जब जो है अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, ये देखें अदर थिंग रिमेनिंग सेम, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी आप अगर डिमांड लाइन के ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इट मीन्स कि आप 100 से 80 की तरफ जा रहे हैं, तो ये कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। और अगर प्राइस कम होती है तो आप 80 से 90 और 100 की तरफ जाते हैं, दिस इज़ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो अब ये एरो जो है जो बैकवर्ड जा रहा है दिस इज़ कंट्रैक्शन फॉर कंट्रैक्शन, और जो एरो जो है वो आगे की तरफ जा रहा है दिस इज़ फॉर एक्सपेंशन। आगे है चेंज शिफ्ट चेंज इन डिमांड। तो शिफ्ट ऑफ द डिमांड को इज कॉल्ड बाय चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द गुड। अब आपने पढ़ा था जाहिर है कि दूसरी चीज़ों की प्राइसेस जो हैं, इनकम जो है, टेस्ट जो है, एज कंपोजिशन जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं डिमांड लाइन को।
तो इंक्रीज इन डिमांड कब होएगी और डिक्रीज इन डिमांड? इंक्रीज इन डिमांड इट रेफर्स टू मोर डिमांड एट अ गिवन प्राइस। और देखिए प्राइस तो तीन ही रही, लेकिन जो है आपकी जो डिमांड लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। दिस इज इंक्रीज इन डिमांड कि डिमांड 90 से 100 इंक्रीज कर गई। इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द, अब ये क्यों हो सकता है? बिकॉज इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। अगर इनकम इंक्रीज कर गई है, डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। अब अगर ये नॉर्मल गुड है फिर भी ये आगे जाएगी इनकम बढ़ने से, और अगर इनकम कम हुई है तो फिर भी जो है वो डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट होएगा। यानी इन्फीरियर चीज़ की वजह से, यहाँ पे ये बातें दो गौर से देख लें कि अगर ये चीज़ जो है एक्स एक्सिस पे ये नॉर्मल है तो डिमांड कर्व शिफ्ट होएगा आगे की तरफ इनकम बढ़ने से, और अगर ये चीज़ इन्फीरियर है तो डिमांड कर्व पीछे जो है शिफ्ट होएगा, इनकम आगे शिफ्ट होगा, पीछे नहीं शिफ्ट होगा, इनकम कम होने से आगे शिफ्ट होगा। फिर सुने, नॉर्मल गुड्स की सूरत में इनकम बढ़ने की सूरत में आगे शिफ्ट होगा, और इन्फीरियर गुड्स की सूरत में इनकम कम होने की वजह से डिमांड कर आगे शिफ्ट होगा। अच्छा, ये क्यों हो सकता है? और कहता है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब ये भी हो सकता है कि जो आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइस बढ़ गई हो, लोगों ने उसको छोड़ दिया हो और इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट किया हो, इसकी डिमांड इसलिए बढ़ गई। उसके बाद देखिए आगे है इंक्रीज फॉल इन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर ये चीज़ किसी की कम्प्लीमेंट्री थी तो उसकी प्राइस गिर गई तो लोग इसकी भी डिमांड ज़्यादा कर देंगे और इसका डिमांड का शिफ्ट हो जाएगा। कंज्यूमर्स टेस्ट बिकमिंग स्ट्रॉन्ग इन फेवर ऑफ द गुड्स, और लास्ट में जो है कि कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो इस चीज़ में बढ़ गया है, लिहाजा उसका डिमांड का डिक्रीज इन डिमांड इट रेफर्स टू लेस डिमांड एट द गिवन प्राइस। अब जो है अब डिक्रीज कैसे डिमांड हुई? अब ये क्या हुआ कि इनकम जो है वो कम हुई है, इनकम जो है वो कम हुई है, और चीज़ अगर वो नॉर्मल है तो उसकी डिमांड गिरेगी, और अगर ये चीज़ इन्फीरियर है तो इनकम के बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड गिर जाएगी। अब वो सब्स्टिट्यूट करेगा नॉर्मल गुड्स को इन जो है इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। अच्छा, उसके बाद सब्स्टिट्यूट की प्राइस अगर गिर गई है तो लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, इसकी डिमांड पीछे आ जाएगी। उसके बाद अगर कम्प्लीमेंट्री की प्राइस बढ़ गई है तो फिर भी इसकी डिमांड, अगर ये किसी की कम्प्लीमेंट्री है तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। उसके बाद अगर आपका टेस्ट जो है इसमें ख़त्म हो गया है, आपको इसका प्रेफरेंस नहीं दे रहे, तो फिर भी इसकी डिमांड गिर जाएगी। तो दिस इज़ इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो अपवर्ड शिफ्ट एंड डाउनवर्ड शिफ्ट and difference between increase in demand, expansion, contraction. So this is the difference, this is expansion and this is increase, and this is contraction and this is decrease. And now what is definition of price elasticity of demand? The law of demand states that when the price of a good falls, consumer demand more units of the goods, but how much more? जाहिर है हमने ये पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ डिमांड में कि जब कंज्यूमर जो है वो किसी चीज़ की प्राइस गिरती है तो उसकी डिमांड वो ज़्यादा करता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कितनी ज़्यादा डिमांड करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल टू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू अ चेंज इन प्राइस। इट इज़ कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल टू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू अ चेंज इन प्राइस, यानी कितनी प्राइस चेंज हुई है और उसके ऊपर कितनी डिमांड चेंज हुई है। तो अगर ये क्वांटिटी मैग्नीट्यूड हमारे पास है तो दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन प्राइस।
अब इसमें अल्फ्रेड मार्शल वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू फार्मुलेट द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव चेंज इन quantity demanded to a relative change in price. A relative measure is needed so that change in different measures can be compared. These relative change in demand and price are measured by percentage change. The percentage change is independent of units. जी, अब ये है change in quantity demanded, original quantity demanded, यानी delta Q over Q और डेल्टा पी ओवर पी। तो ये आपका डेल्टा क्यू और डेल्टा पी ज़रा पी बटा क्यू, ये लास्ट वाली जो आपकी टर्म है ये भी आप जहन में यहीं बिठा लें कि इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड एंड ओवर चेंज इन प्राइस एंड ओवर ओरिजिनल प्राइस। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे इसको आप अगर जो है ये डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये पी ऊपर चला जाएगा और डेल्टा पी नीचे होगा, तो आप क्यू और डेल्टा पी को रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे। तो ये हो सकता है डेल्टा क्यू और डेल्टा पी ज़रा पी बटा क्यू। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालते हैं, दैट इज़ Q2 माइनस Q1 या Q1 माइनस Q। ओरिजिनल क्वांटिटी को आप Q कहते हैं, चेंज इन प्राइस P1 माइनस P, ओरिजिनल प्राइस को आप P कहते हैं। This ratio is a negative number because price and quantity demanded are inversely related. तो जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को, तो ये आप उसकी बुक जो है उसको निकालें और उसको पढ़ें देखें। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड बाय परसेंटेज मेथड, इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है। पहला मेथड जो है दैट इज़ परसेंटेज मेथड। तो आप जो है देख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज कितनी आई है क्वांटिटी डिमांड को, उसको परसेंटेज चेंज इन प्राइस पे डिवाइड करें तो आपको परसेंटेज मेथड से जो है वो आपको इलास्टिसिटी मिलेगी। अब ये कुछ आपकी शार्ट क्वेश्चंस और MCQs के वाले से या तो ये देखें इलास्टिक डिमांड जो है ये 0 से इन्फिनिटी हो सकती है, इसकी ये रेंज है। अगर इलास्टिसिटी 0 है इसका मतलब है टाइप ऑफ इलास्टिक क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि प्राइस चेंज हुई है लेकिन क्वांटिटी में कोई रिस्पांस नहीं दिया, लिहाजा क्योंकि आपने डेफिनेशन जो की थी वो यही की थी कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो अगर वो रिस्पांस 0 करती है तो इसकी इलास्टिसिटी 0 आएगी और इसको बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। दिस occurs when to a percentage change in price there is no change in quantity demand. Essential like savings drugs, life saving drugs, इसमें अगर जितने भी प्राइस बढ़ जाए लाइफ सेविंग ड्रग्स जाहिर है वो उसकी डिमांड कम नहीं होगी, तो वर्टिकल में डिमांड जो है ना वो लाइन आंसर होगी। Elastic demand is less than 1 and greater than 0, that is inelastic. This occurs when to a percentage change in price there is less than proportional change. यानी प्राइस में चेंज ज़्यादा आता है और डिमांड जो है कम रिस्पॉन्स करती है, प्राइस में चेंज की निस्बत कम रिस्पॉन्स करती है। तो नेसेसिटीज लाइक फूड फ्यूल, तो दिस इज आल्सो वर्टिकल डिमांड लाइन। लेस उसके बाद है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर ई डी इज इक्वल टू 1 है तो ज़ाहिर है दिस इज़ फॉर नॉर्मल गुड्स, और यहाँ पे जितना जो है प्राइस चेंज आता है उतना ही रिस्पॉन्स आता है, तो दिस वुड बी देयर वुड बी स्टीपर डिमांड लाइन। उसके बाद अगर इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन इन्फिनिटी है, इलास्टिक डिमांड इसको बोलेंगे। तो इट इज़ फॉर लग्जरीज कि यानी डिमांड में बहुत रिस्पांस आता है और प्राइस में रिस्पांस, प्राइस एक्शन जो है वो कम करता है। फ्लैटर आपको डिमांड लाइन मिलेगी। उसके बाद अगर इलास्टिसिटी जो है वो इन्फिनिटी है, दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और इसमें ये होगा कि एक्शन प्राइस में चेंज कोई नहीं आएगा और आपका जो है आपकी जो डिमांड है वो चेंज होती रहेगी। दिस इज़ एन इमेजिनरी सिचुएशन, इसकी कोई इट एग्जिस्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन,
और परफेक्ट कंपटीशन इज आल्सो एन इमेजिनरी। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, तो आप देख सकते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक दिस इज डी एफ, दिस इज लेस इलास्टिक डी डी, and steeper that is DC, more elastic this is DB, and perfectly elastic this is DA. उसके बाद ये है आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी जो है व्हेन देयर आर पॉइंट इलास्टिसिटी वर्सेस आर्क इलास्टिसिटी। तो पॉइंट इलास्टिसिटी when there are minor changes in demand due to minor change in price, so there would be a single point, it seems there is a single point on demand line, in that case it is called point elasticity। और आर्क इलास्टिसिटी में है कि when there are prominent changes in जो है वो price, quantity demand due to change in price, तो उसमें आप आर्क इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, दैट इज डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू P1 प्लस P2 ओवर 2 एंड Q1 प्लस Q2 ओवर 2। एक मेथड जो है वो हमने पढ़ा है, नेक्स्ट मेथड से इंशाल्लाह दोबारा हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी डिमांड। फर्स्ट वन इज परसेंटेज मेथड एंड द नेक्स्ट वन वुड बी so the point is ओके। नेक्स्ट इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में बात करते हैं इस पर।